सो हेलो एवरीवन। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने पीवाईक्यू सीरीज के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आज हम चौथा वाला कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में जनसंख्या के सिद्धांत दिए हुए हैं और सूची 2 में सिद्धांतों के प्रतिपादक। ठीक है, तो इनको उनके प्रतिपादकों से सही मिलान करना है। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? तो उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत एडविन केनन जी ने दिया था। ठीक है, तो एडविन केनन जी को याद रखना है। और सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज जी ने दिया था। ठीक है, तो हेनरी जॉर्ज सामाजिक अपसमायोजन का सिद्धांत। और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने। ठीक है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति, ये सिद्धांत माल्थस ने दिया था। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माल्थस। पर इनको बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही जान लो, ये क्वेश्चन आ गया है, इतना ही काफी है। ठीक है, अब आगे तो नहीं देखने को मिलेगा ऐसे क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो ठीक है। तो जनसंख्या, अब जनसंख्या से क्वेश्चन आ गया तो कुछ क्वेश्चन तो जनसंख्या में बनते ही हैं। तो जनसंख्या देख लो आप अपनी। ठीक है, तो 10 की वृद्धि कितनी थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 की वृद्धि कितना? 17.7%। ठीक है, 2001 का डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब 11 वाला ही सही है। ठीक है, तो औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर 1.64। जनघनत्व कितना था? जनघनत्व कितना? 382। ठीक है, ये इंडिया के सापेक्ष बात कर रहे हैं। ठीक है हम लोग। और लिंगानुपात क्या था? 943 वुमेन इन 1000 मैन। ठीक है, ये होता है लिंगानुपात। भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 वर्ष के बीच 919। ठीक है, साक्षरता दर कितना है? 73% साक्षरता दर है। ग्रामीण साक्षरता 67.8 एंड शहरी शहरी साक्षरता 84.1। पुरुष साक्षरता कितनी है? 80% और महिला साक्षरता 64%। एक बार, सॉरी, एक बार ये क्वेश्चन में आया हुआ था। अरे क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो एक बार क्वेश्चन में आया हुआ था, ये पुरुष और महिला साक्षरता के बीच कितना अंतर है? तो 17, ऑलमोस्ट 17% का अंतर है। ये क्वेश्चन आया था, पीसीएस में ही आया था। ठीक है, चलो भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है? 31.2 और ग्रामीण जनसंख्या 68.8। तो ये कुछ डाटा याद रखना है, जनघनत्व, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात और साक्षरता दर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। और ये वृद्धि दर भी इम्पोर्टेंट है काफी। तो जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों की रैंक, तो उत्तर प्रदेश टॉप पे ही रहता है अपना। ठीक है, देन महाराष्ट्र, देन बिहार, देन पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट आईएलओ प्रकाशित करता है। ठीक है, तो वर्ल्ड सोशल, सॉरी क्या हो रहा है, तो आईएलओ कौन कौन प्रकाशित करता है? विश्व सामाजिक प्रोटेक्शन रिपोर्ट, सोशल वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट आईएलओ करता है प्रकाशित। ठीक है, अब आईएलओ के बारे में कुछ बातें तो आप बता ही सकते हो। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, यही तो है अंतर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 को। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में। ठीक है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और और कुछ बताओ इसके बारे में, इसके हेड कौन है ये बता दो। इसके हेड कौन है? हेड कौन है इसके? गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, तो गिलबर्ट होंगबो जी इसके हेड हैं। तो ये सब बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक है, तो स्थापना 11 अप्रैल 1919 को ही, हेडक्वार्टर जेनेवा में है, हेड गिलबर्ट जी हैं। और हाँ, इसको एक अवार्ड भी मिला था 1969 में। कोई बता सकता है वो अवार्ड कौन था? तो इनको नोबेल प्राइज मिला था, तो नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल का पीस प्राइज इनको मिला था। तो ये सब बातें आईएलओ के बारे में इतना कुछ आप लोग जान लो। ठीक है,
चलो विश्व बैंक का भी कर ही लेते हैं जब यहाँ तक आए। इसका आंसर यही होगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बताओ। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये बात आपको पता होगी। वैसे तो वर्ल्ड बैंक तो काफी चर्चा में रहा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक की इसी दिन एक आईएमएफ की भी स्थापना हुई थी। ये तभी इनको दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, तो जुड़वा बहन है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। इसका इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर डब्ल्यूडीसी वाशिंगटन डीसी में है। और इसके हेड कौन है फिलहाल? अभी तो अजय बंगा जी हैं। ठीक है, अजय बंगा जी वर्ल्ड बैंक के हेड हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको इतनी याद रखनी है इसके बारे में। चलो, विश्व स्वास्थ्य, फिर से वही सेम प्रॉब्लम आ रही बार बार यार। चलो ठीक, कोई बात नहीं। चलो, विश्व, वो तो आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, तो आप बैक करके उसको कर लेना अगर इन दोनों का नहीं किया आपने। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ के बारे में बताओ आप। डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और इसके हेड, फिर सेम चीज, व्हाट्स गोइंग ऑन यार, सही से नहीं चल रहा क्या? तो सॉरी, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हो रहा है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948। और तभी 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। चलो, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा में। ठीक है, तो जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस जी हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ के हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, चलो ये इतनी बातें आपको डब्ल्यूएचओ के बारे में पता होनी चाहिए। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताओ। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 24 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलोंजी। ठीक है, कोलोंजी, ये भी स्विट्जरलैंड में है। तो ये कोलोंजी वाला इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट कौन? इकोनॉमिक फोरम के फिलहाल, तो इसका प्रेसिडेंट है अभी बोर्जे बॉन्डी। ठीक है, बोर्जे ब्रेंड, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। तो इनको, इन दोनों का जो आपने किया है वो स्लाइड बैक करके और वीडियो बैक करके थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, वो क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गया था तो वो हट गया सारा। हाँ, तो चलो ठीक है, आपने कर लिया इसको। और इसका आंसर तो आपको पता ही है। विश्व सामाजिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसकी है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है भाई ये। तो बिमल जालौन जी की ये पुस्तक है। ठीक है, बिमल जालौन जी की पुस्तक है। अच्छा, सी रंगराजन जी कौन थे? इनकी भी एक पुस्तक आई थी ना, इनकी पुस्तक का नाम लिख लो आप, इम्पोर्टेंट है काफी। ठीक है, फेडरलिज्म, ये बुक का नाम है इनका। ठीक है, तो फेडरलिज्म एंड फिस्कल। ठीक है, तो ये इनकी बुक का नाम है। माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। ठीक है, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ये इनकी बुक का नाम है। फेडरलिज्म एंड फिस्कल, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, सी रंगराजन जी की बुक है। रघुराम राजन जी की बुक का नाम बताओ। रघुराम राजन, इनकी ब्रेकिंग द मोल्ड, बहुत ही फेमस बुक है। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो ब्रेकिंग द मोल्ड हो गई एक बुक इनकी। और एक एक बुक है, भाई यार क्या हो रहा है यार, चलो देखते हैं। ब्रेकिंग द मोल्ड। ठीक है, तो ब्रेकिंग द मोल्ड ये इनकी एक बुक हो गई। चलो मैं सही कर देता हूँ उसको। ठीक है, चलो ब्रेकिंग द मोल्ड हो गई। ठीक है, और दूसरी बुक कौन सी है इनकी? आई डू व्हाट आई डू। ठीक,
आई डू व्हाट आई डू। तो ये इनकी दो बुक है। और सी रंगराजन जी की क्या बताई थी मैंने, फेडरलिज्म एंड फिस्कल, ठीक है, ये बुक आपको भी याद रखनी है। तो फेडरलिज्म एंड फिस्कल एंड माय डेज एट आरबीआई, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। माय डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, थोड़ा राइटिंग का ध्यान मत दीजिएगा। और ये फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बुक किसकी है, बिमल जालौन जी की है, ठीक है। तो चलो कुछ और बुक्स के नाम कर लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये किसकी बुक है, इसको लिखा तो सिद्धार्थ मूंगा जी ने, और किसके बारे में है ये किसके बारे में है, आर अश्विन, ठीक है। आई एम सो सॉरी। तो आर अश्विन जी के बारे में बुक है। द प्रिजनर ऑफ भोपाल, टिम वॉकर है इसके राइटर। हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी जी ने लिखा है, ठीक है इसे। तो हीरोज ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी जी ने इसको लिखा है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलो, मोदीज गवर्नेंस ट्रिम्फ रेसिंग इंडियाज पथ टू प्रॉस्पेरिटी, ये तरुण चुग जी ने लिखा है, ठीक है। नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, सलमान रश्दी की ये बुक है, ठीक है। नाइफ एक संस्मरण है, ठीक है, तो इसको सलमान रश्दी जी ने लिखा। तो नेक्स्ट करते हैं, इन प्लांट्स जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ जल, ठीक है। तो पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, जल के लिए, ठीक है। तो जाइलम, अच्छा जाइलम, हाँ जाइलम पता ही तो होगा। जाइलम फ्लोएम आपने सुना ही होगा, है ना, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, ठीक है। पहली बात ये संवहन ऊतक होते हैं दोनों, ठीक है। ये क्या होते हैं, संवहन मतलब आदान प्रदान करना। तो संवहन ऊतक होते हैं, पदार्थों का परिवहन करते हैं, इनका काम होता है। तो पदार्थों का परिवहन करना इनका काम होता है, ठीक है। ये बातें आपको पता ही होंगी, ठीक है। चलो, जाइलम किसका परिवहन करता है, ये करता है जल का, जल एंड खनिज का, ठीक है। जल एंड खनिज का करता है, कहाँ से कहाँ तक, जड़ों से पत्तियों तक, ठीक है। तो जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज का स्थानांतरण करता है, ये पता है इतना। और एक बात और इस जाइलम के बारे में जान लो, इसको मृत कोशिकाओं, ये मृत कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। तो ये मृत कोशिकाओं से बना होता है, मृत कोशिकाओं से निर्मित, ठीक है। और इसको निष्क्रिय परिवहन कहते हैं, इसका जो परिवहन होता है उस परिवहन को निष्क्रिय परिवहन कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें जाइलम के बारे में याद रखना आप लोग। अब फ्लोएम, फ्लोएम किसका करता है, फ्लोएम, फ्लोएम के बारे में बताओ। ये पत्तियों से जड़ों तक संवहन करता है, ठीक है। तो ये पता हुआ इन दोनों का प्रोसेस उल्टा, वो जड़ों से पत्तियों तक करता है, ये पत्तियों से जड़ों तक करता है, ठीक है। किसका करता है, किसका मतलब परिवहन करता है, ये जड़ शर्करा का करता है, ठीक है। शर्करा, एमिनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन, मतलब भोजन का करता है, मेनली ये भोजन का जो है वो करता है, फूड का करता है, ठीक है, प्रोटीन ईटीसी, ठीक है। और ये सक्रिय कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। ये सक्रिय, कैसी रेटिंग बना रहा हूँ यार, तो सक्रिय कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। और क्या है इसके बारे में कुछ और, इसके परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते, सॉरी गलत कर दिया यार ये, चलिए छोड़ो। कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित होती हैं, ठीक है, जीवित कोशिकाएं होती हैं और सक्रिय परिवहन होता है। तो ये उल्टा हो गया था, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो जब ये कोशिकाएं मृत हो जाती है ना, तो ये इन कोशिकाओं के मृत होने से पेड़ की छाल बनती है, ठीक है। जो मृत कोशिकाएं होती है, पेड़ की जो छाल होती है ना, फ्लोएम ऊतक से ही बनती है, मृत फ्लोएम कोशिकाओं से, ठीक है। तो इतना याद रखना। और इसका चलो,
इसका मेन काम क्या होता है? फूड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो ये मेन काम इसका ये होता है। तो जाइलम और फ्लोएम, तो पहले में जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी को छोड़ती है, उसे कहते हैं जल विभाजक, ठीक है। उसे जल विभाजक कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस यूपी पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसमें कुछ था ही ज्यादा। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 110 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। बिल्कुल गलत बात लिखी हुई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये तो सही है, ठीक है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के स्पीकर की बात किसमें कही गई है? लोकसभा के स्पीकर आर्टिकल नंबर 93, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर केवल 2 होगा, ठीक है। केवल स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, ठीक है। ये बिल्कुल सही। चलो अच्छा, ये किस किस आर्टिकल में बात की गई है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में, ठीक है। चलो अच्छा, कुछ कर ही लेते हैं। अच्छा ये बताओ, संसद का जो स्ट्रक्चर होती है इसमें कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट आता है, देन राज्यसभा, देन लोकसभा। ये संसद के 3 अंग हैं, इनको जरूर आपको याद रखना है। चलो संसद से रिलेटेड कुछ आर्टिकल कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 79, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद की एक व्यवस्था की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल नंबर 79 में 80 में क्या हुआ? 80 में काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा के बारे में बात की गई। 81 में क्या है? हाउस ऑफ द पीपुल या लोकसभा, लोकसभा के बारे में बात की गई, ठीक है। 82 में क्या था? रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, ठीक है। और 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की अवधि कितनी होगी पार्लियामेंट की। 84 में क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, और 85 में सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोग्रेशन एंड रिजोल्यूशन। चलो 86 में क्या था? राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस, ठीक है। 87 स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, जो पहली बैठक होती है ना, प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, उसके बारे में बता रहे हैं। और ये है आपका आर्टिकल जिसके बारे में क्वेश्चन था, आर्टिकल 108, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 109 में क्या है? स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, मनी बिल्स के बारे में स्पेशल विशेष प्रावधान दिए हुए हैं। आर्टिकल 110 में मनी बिल्स की डिफिनेशन दी गई है, ठीक है। और आर्टिकल 111 में असेंट टू बिल्स, और 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आप बजट कहते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने इनको भी ऐड कर दिया है आपकी इस क्लास में, ठीक है। अच्छा, तो ये 17th बीपीएससी वाले भी कर रहे होंगे ना क्लास, ये तो ये क्लास उनके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना पीसीएस और आरओ के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? लैंगिक समानता बिल्कुल है। अंतरिक्ष अनुसंधान बिल्कुल नहीं, ये अंतरिक्ष अनुसंधान ही तो नहीं है, शून्य भूख है ही। अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छा भलाई, हेल्थ हेल्थ इक्वलिटी, हंगर हंगर, ये सब तो बात की गई थी हमने। चलो अच्छा, एसडीजी में कितने गोल हैं? एसडीजी में 17 गोल है। 17 के 17 गोल इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब एक ओवरव्यू होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आ गया है ना, तो आपको अगर नहीं पता होता तो ये अंतरिक्ष अनुसंधान पर कैसे टिक करते, तो एक बार चलो सारे 17 के 17 पढ़ लेते हैं। चलो, पहला हो गया ये नो पॉवर्टी, पहला नंबर नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और फोर्थ इन क्वालिटी एजुकेशन, और फिफ्थ जेंडर इन इक्वालिटी, सॉरी जेंडर इक्वालिटी, और सिक्स में क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो पॉवर्टी, हंगर, तो देखो गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता और साफ पानी, ठीक है। देन अफोर्डेशन एंड क्लीन एनर्जी, ऊर्जा की व्यवस्था, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि है वो भी, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, ठीक है।
सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। और 13 में क्या है, क्लाइमेट एक्शन। 14 में लाइफ बिलो वाटर। 15 क्या है, लाइफ ऑफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और 17 में क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो देखा आपने, इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान कहीं नहीं दिया गया है, तो इसलिए अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? उत्तर प्रदेश के जितने भी वन अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य और वेटलैंड जितने भी होंगे ना, सबके लिए मैं एक अलग से क्लास लाऊंगा। वो क्लास कर लेना, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का 100% श्योर हो जाओ यार उस क्वेश्चन के लिए तो तुम लोग, ठीक है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? चंदौली जनपद में है ये तो, ठीक है। चलो ये तो है चंदौली में। अच्छा, सोनभद्र ऐसा जिला है ना यूपी का जो 4 स्टेट से मिलता है। उन स्टेट्स के नाम आपको नोट करने हैं, बताओ, ठीक है। चलो ये मैं क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप ये कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो कर लेते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य। एक बखीरा अभ्यारण्य, ये कहाँ है? बखीरा संत कबीर नगर में है। इसमें क्या, ग्रे हेडिंग स्वयं, और जिसे भारतीय बैंगनी मुरहैन या बैंगनी स्वयं हेन भी कहा जाता है, इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले खूबसूरत जल पक्षियों में से एक है, ठीक है। चंद्रप्रभा, जिसके बारे में भी क्वेश्चन था, चंदौली जिले में है। कछुआ अभ्यारण्य वाराणसी में है, ठीक है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है? मिर्जापुर और सोनभद्र में है। कटर सॉरी कटरिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच जिला में है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव जिले में है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा सकता है, हम जा चुका है महावीर स्वामी वाला, तो ठीक है। ये सब अभ्यारण्य याद करना है, मैं आपको लिए स्पेशल क्लास लाऊंगा इस अभ्यारण्य और वेटलैंड्स के लिए, ठीक है सारा। चलो, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होना। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था, ये तो गलत है यार। तुम लोग बताओ कब किया गया था? राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजन सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधनों, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं की संबंधित परियोजनाओं पीएम गतिशील ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। ये वाला सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। आप बताओ, पीएम जो गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का है, शुभारंभ कब किया गया था? मुझे बताओ, शुभारंभ बताओ इसका। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। शुभारंभ किया गया था, कब किया गया था? 13 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। ये इसकी डेट है, ठीक है, 13 अक्टूबर इसकी डेट है। यार तुम लोगों को कुछ बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रही ना? क्योंकि यार देखो, नवरात्रि का टाइम चल रहा है, अब रामलीला वगैरह होता है, आप लोग भी जानते होंगे रामलीला। तो पहले तो मैं बहुत देखा करता था इसको, बट अभी तो व्यस्तता है जीवन में इतनी, तो तुम लोग समझ ही सकते हो। बट ठीक है, चलो वो तो थोड़ा बहुत आए तो आप लोग नवरात्रि में मैनेज कर लेना, ठीक है यार। क्योंकि मैं अब तुम लोगों के लिए हिमालय तो जाऊंगा नहीं क्लास रिकॉर्ड करने, ठीक है। बट थोड़ा बहुत आप लोग भी मैनेज कर लेना, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो, तो ये मेनली क्या था ना, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए थी, ठीक है। कनेक्टिविटी के लिए था ये योजना आई थी पीएम गति शक्ति। ये 7 इंजन जो है ना, इनको याद रखना। सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक और संरचना, ये 7 के सातों इंजन आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बना के पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 सही है केवल, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये डेट भी याद रखना, 13 अक्टूबर 2021, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ईबी रामस्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलो बताओ भाई, ईबी रामस्वामी के बारे में। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, बिल्कुल लिया। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी। तो अच्छा, इनका एक मेन काम है, तो ये तो ऑप्शन आपने देख लिया, दोनों 1 और 2। इन्होंने क्या किया था 1925 में ही? इनिशिएटेड
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है, जो आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चैट करते रहते हो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा के, तो इनिशिएटेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट ही चला दिया, ठीक है। आत्मसम्मान इनके लिए बहुत जरूरी है, आप लोग भी सोचो इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ठीक है, और ये कब चलाया गया था? 1925 में चलाया गया था। और ये कहाँ पे, किस एरिया में बेस्ड था? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के बेस्ड मूवमेंट था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये भी ईबी रामस्वामी जी ने चलाया था, ठीक है, नायकर ने चलाया था। तो ये भी आपको इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? बताओ भाई। जनसंख्या, तो ये आपको 2070 है लक्ष्य। तो 2070 और किस चीज का लक्ष्य है? एक चीज का और लक्ष्य आपको पता होगा शायद, बता दो, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। तो 2070 आपको जीरो मिशन याद है ना? तो जीरो इमिशन का भी लक्ष्य जो टारगेट है ना, वो भी 2070 ही है इंडिया का, ठीक है। जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए है, ठीक है। और बताओ, और कोई टारगेट आपको याद आ रहा है? अच्छा ये बताओ, टीबी एलिमिनेशन, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी एलिमिनेशन का क्या टारगेट है? बताओ भाई, टीबी एलिमिनेशन का क्या टारगेट है? टीबी एलिमिनेशन का टारगेट 2025 से निकट आ गया है, ठीक है। और हाँ, एक और मैं बता देता हूँ, सिकल सेल एनीमिया रोग। ये सिकल सेल एनीमिया एक डब्ल्यूबीसी से संबंधित रोग है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्वेश्चन कराया भी होगा शायद पहले। तो सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन कब है? इसका इसका लक्ष्य क्या रखा है? इसका लक्ष्य रखा गया है अपना 2047, ठीक है। ये तीन लक्ष्य आपको और याद रखने हैं। और इसमें क्या होता है ना, जो ब्लड की सेल्स होती हैं ऐसे गोल गोल होती हैं, बट इस रोग में ऐसी कुछ हो जाती है, सी आकार की हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें ये रक्त विकार से संबंधित ये रोग है, और इसका एलिमिनेशन के लिए 2047 का टारगेट रखा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू रू अर्बन मिशन, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसकी रेट आप लोग बताओ। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, ये सही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, ये भी सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014, ये भी सही है, ठीक है। तो बताओ यार, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली योजना कब लागू हुई थी? तो इसकी डेट है फरवरी 2016, ठीक है। किस मिनिस्ट्री ने लागू की थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ तो मिनिस्ट्री ऑफ क्या है? रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो रूरल डेवलपमेंट है, इस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये पता हो गया, जो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन 2016 में फरवरी में लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? ये आपको पता होगा, इंसुलिन है इसका आंसर तो। अच्छा, इसका तो इंसुलिन हो गया। इंसुलिन का काम क्या होता है यार? इंसुलिन का काम बताओ, बताओ जल्दी। तो ये हेल्प योर बॉडी, हेल्प करता है आपकी बॉडी को, किस चीज में करता है? टर्न फूड टू एनर्जी, टर्न फूड इनटू एनर्जी में, ठीक है। तो ये हेल्प करता है। और इसका एक काम कर, एक और काम क्या है? ये ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। तो इट कंट्रोल्स ब्लड शुगर, सॉरी, ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। जो आपको ब्लड शुगर के मरीज देखते होंगे ना, ये इंसुलिन की कमी और ज्यादा की वजह से ही होता है, ठीक है। तो ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल करता है इंसुलिन, ठीक है। चलो और बताओ, और क्या पता है आपको? अच्छा, ग्लूकागॉन, हाँ ये भी जान लो, ये ग्लूकागॉन क्या होता है, कहाँ से इसका स्रावित होता है? ये अग्नाशय से होता है, ठीक है। तो अग्नाशय भी, ग्लूकागॉन के लिए अग्नाशय याद रखना है, ठीक है। पैनक्रियाज से इसका स्रावित होता है, ठीक है, इंसुलिन, सॉरी, ग्लूकागॉन।
और एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन का बताओ यार। एड्रीनेलिन, चलिए नीचे नीचे कर लो इसको, ठीक है। एड्रीनेलिन, इसको कहते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन, ठीक है। लड़ो और उड़ो हार्मोन, इसको एड्रीनेलिन को कहते हैं। किसको कहते हैं? लड़ो और उड़ो हार्मोन, एड्रीनेलिन को, ठीक है। और ये कहाँ से स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथियों से स्रावित होता है, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथियों से स्रवण होता है इसका। तो चीज, ठीक है, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं कुछ और कराता हूँ हार्मोन्स के बारे में, उनको भी आप देख ही लो अब, ठीक है, साथ ही साथ। चलो ये देखो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन होते हैं? ट्राई आयोडोथाइलिन, T3, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोसिन। इसी को आपको तनाव का हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। पैराथायराइड ग्रंथियों से पैराथायराइड हार्मोन स्रावित होते हैं, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथियों से एड्रीनेलिन, कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो ये कुछ टेस्टोरेन छोटी मात्रा में, ये सब कुछ अधिवृक्क ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन, ठीक है। चलो, अग्नाशय से क्या क्या होता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, वसोएक्टिव, ठीक है। तो सोमेटोस्टेटिन, ये सब अग्नाशय से स्रावित होते हैं। अंडाशय, ये महिलाओं में पाया जाता है और इसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सॉरी, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब इनसे अंडाशय से स्रावित होते हैं। वृषण पुरुषों में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन और एड्रियोसोल, इनहेलिन बी, ये सब वृषण से स्रावित होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें याद रखना है। ये भी आपको वैसे भी सारा मैं रिवाइज करा रहा हूँ, तो सारी चीजें तो नहीं पढ़ा सकता इस क्लास में, बट ठीक है, इनके लिए मैं फ्यूचर में क्लासेस लाऊंगा आपकी, और साइंस तो मजबूत ही कर दूंगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। देखो ये पीसीएस 2023 में आया था ये क्वेश्चन। अब इनमें से कितनी बुक आपने पढ़ी थी बताओ यार। मुझे पीसीएस का यही तो समझ नहीं आता यार, कहाँ से किताबें निकाल निकाल के लाता है जो हमारी किताब में नहीं होता, ठीक है। तो मिरात सिकंदरी, ये किसकी बुक है बताओ? मिरात सिकंदरी, ये गुजरात विजय के बारे में लिखी गई बुक है, ठीक है। बुरहान ए माशिर, ये बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है, ठीक है। और रियाज उस सलातिन, ये किसका है? बंगाल का इतिहास, ठीक है। और रियाज उल इंसा महमूद गवां के पत्रों का संग्रह है, ठीक है। ये बुक्स है, इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इस हिसाब से, ठीक है। तो मिरात सिकंदरी, गुजरात विजय, बुरहान ए माशिर, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, रियाज उस सलातिन, बंगाल का इतिहास, और रियाज उल इंसा महमूद गवां के पत्रों का संग्रह, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो बताओ, भारतीय जैविक, ये हरियाणा राज्य में स्थापित किया था। भारतीय जैविक इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, ठीक है। चलो हाँ, तो ये भी कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो ये इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में। कुछ और केंद्र जान लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अनुसंधान संस्थान और उनके मुख्यालय जान लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा यहाँ से, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आप लिख ही लो इस इन 2 स्लाइड से, जो मैंने 5-6 करा रखे हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में, ठीक है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर बरेली। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये भी इज्जत नगर बरेली में है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर बरेली, ठीक है। तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ में है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनियल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है, ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, ये गाजियाबाद। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंटल सेंटर, गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। केंद्रीय पल्प और कागज अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सहारनपुर में, ठीक है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहारनपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, ये तो लखनऊ में है, ये तो आपको याद ही होगा। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, ठीक है। तो बीरबल साहनी पुरा वनस्पति अनुसंधान केंद्र, ये भी लखनऊ में है, ठीक है। तो पैलियो बॉटनी का जो इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में है। राष्ट्रीय मछली अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है।
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान ये भी लखनऊ में स्थित है। तो ये सब कुछ अनुसंधान भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये इन दो स्लाइड से ना, ये दोनों स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली और ये वाली, इनसे एक क्वेश्चन बनना ही है, आपको इनको रट लेना अच्छे से। चलो, तो आप बीपीएससी का जो भी एग्जाम दे रहे हैं ना, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कर रहे हैं यूपीएससी, सॉरी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, ठीक है, और आरओ, ये सभी एग्जाम आप लोगों के लिए इस स्लाइड से, इस क्लास से कवर होंगे। तो ये आज हमारी अब चौथी क्लास थी, ये भी आज खत्म हो गई। तो कल वाला लेक्चर होगा जिसमें मैं थोड़ा बीपीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगा, और यूपीएससी, यूपीपीएससी और आरओ तो चल ही रहा है हमारा साथ में, ठीक है। चलो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। चलो, अगर मन करे तुम लोग थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया करो यार, ठीक है। लाइक तो कर ही देते हो आई थिंक। चलो ठीक है।